जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो बेसिकली आपको हेल्प करता है टू डिटरमाइन अंडर वैल्यूड शेयर्स। यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि अंडर वैल्यूड शेयर्स कौन से हैं वो। पहली बात, ये वीडियो मैं इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कई समय से बोल रहे थे कि सर शेयर मार्केट के बारे में आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, हमारे साथ शेयर कीजिए। तो वो एक रीज़न है, एक फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निक है कि मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बस आपको कोई शेयर एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक टेक्निक बता रहा हूँ जो टेक्निक शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। ना मैं ये पढ़ाता हूँ, ना मेरा टीचिंग में इससे रिलेटेड कुछ है, बस दिस इज़ जस्ट टू शेयर अ नॉलेज जो मैं करता हूँ, शायद आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। दूसरा, देखिए मैं डेली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। जैसे बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स जिस तरह से करते हैं कि कोई शेयर आइडेंटिफाई करते हैं और इन्वेस्ट करके उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, 2 साल 3 साल हो सकता है, मेरा भी वही कंसेप्ट है, मैं उसी तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ। ये तरीका, अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं रामदेव अग्रवाल जो हैं, उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके वीडियोस, उनके कॉन्सेप्ट सुनता रहता हूँ। सौरभ मुखर्जी की बुक्स रहती है, वो मैंने काफ़ी सारी पढ़ी और भी कई सारे लोगों की बुक्स पढ़ी है मैंने। उन सभी से कंपाउंडिंग इफेक्ट ये सब लोग यूज़ करते हैं। कंसेप्ट अल्टीमेटली तो वॉरेन बफेट का ही है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा, ये फुल प्रूफ नहीं है, मतलब ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि हाँ इससे एकदम ऐसा शेयर पता ही चल जाएगा जिसके अंदर में आप लोग एकदम आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ ये वो शेयर है जो अपन ने खरीदना चाहिए, अंडर वैल्यूड है। बहुत सारे जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इस टेक्निक से हमेशा अंडर वैल्यूड ही डिटरमाइन होते हैं, तो यानी उनकी प्राइस बहुत हायर साइड पे निकलती है, जबकि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है। तो क्या होता है, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स। बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखना पड़ता है, इनमें से एक है। पर हाँ, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, इनमें आप दूसरी चीज़ें भी लगा दें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ कहाँ से इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे देख रहे हैं वो सीए फाइनल वाले हैं, तो थोड़ा बहुत उन्हें कंपाउंडिंग वर्ड समझ में आता है। वैसे आप सीए इंटर के भी होंगे तो आपको कंपाउंडिंग वर्ड तो समझ में आता होगा, वो इसका बेस है। कंपाउंडिंग को प्राइस अर्निंग मल्टीपल के साथ में वही क्या होता है, पी इफेक्ट, क्यों पी इतने हाई होने के बाद भी लोग उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनको समझाने की कुछ कोशिश की गई है। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास 100 रुपये है कैपिटल किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। शेयर्स की बात जाने दीजिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हर बिजनेस का अपना एक तरीका होता है कि वो कुछ तो कमाता है, एक रिटर्न होता है उसमें, जैसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, वो बिजनेस में को इतना कमा के देता है। अब आप उसमें डेट का लेवरेज डाल सकते हैं, बहुत कुछ डाल सकते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। एक बेसिक देख रहे हैं कि सपोज कीजिए 15% रिटर्न आप कमा सकते हैं। कोई भी बिजनेस कितना रिटर्न कमा रहा है, कौन सी कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कमा रही है, ये आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है उस पर जाके देखिए, उसमें आपको सामने ही दिख जाएगा कि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का कितना है, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का कितना है, ऐसे उन लोगों ने दे के रखा होगा आपको। न केवल रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, हर बिजनेस का अपना एक ग्रोथ भी होता है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ रेट। तो सपोज कीजिए कि मैं एक बिजनेस में 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो इन्वेस्ट 15% रफली रिटर्न दे रहा है। कोई भी बिजनेस ने इससे ज़्यादा ही रिटर्न देना चाहिए, इससे कम नहीं देना चाहिए। मैं उसका भी एक रीज़न आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, हर चीज़ का तर्क आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम ऐसे अजम्पशंस लेते हैं, क्यों हम ऐसा करते हैं। क्या होता है, जब आप निफ्टी निफ्टी जो होता है ना, उसको अगर आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखेंगे, 5 साल 6 साल, यानी रफली 5 साल के ऊपर, तो आपको दिखेगा निफ्टी रफली 14 to 15% का रिटर्न देता है। मैं 15% का बेस पकड़ता हूँ हमेशा, कि निफ्टी में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, निफ्टी ईटीएफ या ऐसा कोई आपने निफ्टी इंडेक्स्ड फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर दिया, किसी में भी जो निफ्टी के टॉप 100 जो कंपनीज होती है, निफ्टी 50 सॉरी, उनमें अगर इन्वेस्ट करके रखा है तो 15% रिटर्न आपको रफली मिल जाता है 5 साल के हॉरिजन में, यानी लॉन्ग टर्म हॉरिजन में। तो किसी ने भी उसके नीचे अगर रिटर्न मिल रहा है तो यार आप काम कर ही क्यों रहे हो ना, आप मत करो वो काम। आप अपना पैसा वहीं पे डाल दो ना, म्यूचुअल फंड वगैरह में, लॉन्ग टर्म में आपको उतना रिटर्न मिल जाएगा। तो इट इज़ इलॉजिकल टू वर्क बिलो 15%। तो ये हम एक बेस आइडिया पकड़ते हैं। अब इसमें आपके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मैं बस बेस बता रहा हूँ कि क्यों मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ। तो एक बिजनेस है जो 15% रिटर्न दे रहा है, ये बेस है, इसके ऊपर भी हो सकता है, बहुत सारे बिजनेस बहुत हाई रिटर्न देते हैं। और हम मान रहे हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा हर साल 10-10% से, यानी कि अभी तो 15% कमा रहा है पर हर साल 10-10% से ग्रो करेगा। तो रफली अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर में अगर 100 रुपये का कैपिटल लगा के मैंने 15% कमाया तो मैंने 15 रुपये कमा लिए, ठीक है। अगले ही साल
मेरा कैपिटल इस प्रॉफिट को मिला के, अज्यूमिंग कि मैं कोई डिविडेंड नहीं बांट रहा हूँ, ठीक है, हर कंपनी का अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है, डिविडेंड पे आउट का एडजस्टमेंट इसमें किया जा सकता है। तो डिविडेंड अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो 115 रुपये मैंने री इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में। अब अगले साल मैं इस पर सिर्फ 15% नहीं कमा रहा हूँ, मैं 15% के अलावा 10% ग्रोथ रेट पकड़ के 15% पे 10% ग्रोथ रेट ऐड कीजिए, 25% नहीं, 15% का 10%, 15% का 10%, 16.5% कमा रहा हूँ। तो अगर आप 115 पे 16.5% पकड़ेंगे तो 18.97 आता है। मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 19 रुपीज़ मेरे बिजनेस ने कमाया है। अर्निंग जो कमाई है वो कितनी कमाई है? 19 रुपीज़ कमाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगले साल अब ये 19 भी री इन्वेस्ट हो गए, तो अब आप बोल रहे हैं सर इसका मतलब कि ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट है। तो हाँ, ऐसा धीरे धीरे आपको कंपनीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिनके ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट होते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये तो इलॉजिकल है, ग्रोथ रेट डिक्रीसिंग हो सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट ग्रो होता है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ इनकम, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण मार्केट ग्रो होते हैं। मार्केट जिस रेट से ग्रो होता है उस रेट से हर बिजनेस सेक्टर तो ग्रो होता ही है। मतलब भाई अगर मार्केट 10% से बढ़ गया तो आपका बिजनेस वैसे भी 10% से बढ़ गया। तो ग्रोथ रेट के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम उतना डिटेल डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहे हैं, पर हाँ कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट मिलता है। ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट है या नहीं, उसके लिए आप देखिए कि लास्ट ईयर का कितना था, 3 साल, 5 साल, 10 साल का कितना था, उससे समझ में आ जाएगा ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इंक्रीसिंग है या डिक्रीसिंग है। ये सब आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं जनरली स्क्रीनर की वेबसाइट यूज़ करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर ये 16.5% फिर 10% से बढ़ गया है कि नहीं। 16.5% का हमारा जो ग्रोथ था वो और 10% से बढ़ गया, विच मेक्स इट 18.15%। तो मेरा पैसा इन्वेस्टेड है 134, और अब मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी 18.15% है ऑन 134, जो रफली आता है 24.32 कुछ तो आता है। मैंने राउंड फिगर में 24 रुपीज़ रख लिया है, 24 रुपीज़। अभी 24 ही इन्वेस्ट हो रहा है। मैंने 5 साल तक के ऐसा किया, तो आप देखेंगे 5 साल में मेरा 100 का कैपिटल 232 हो गया। कैपिटल हैज़ इंक्रीज 2.25 टाइम, मोर देन 2.25 टाइम्स, एंड यानी डबल ही हो गया ना प्रॉफिट। 2.25 टाइम यानी डबल हो गया, मोर देन डबल हुआ है प्रॉफिट। और प्रॉफिट्स, अर्निंग्स 15 रुपये से 42 रुपीज़ तक चले गए। यानी आप सोचिए वहाँ पे भी ग्रोथ कितनी लंबी है ना, डबल से ज़्यादा हो गया। तो जब भी कोई एक शेयर होल्डर आज की डेट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो ये नहीं देखता कि आज कंपनी की अर्निंग कितनी है, वो देखता है आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद। हर एक जन का नज़रिया अलग अलग होता है। शॉर्ट टर्म वाले 1 साल देखेंगे, थोड़े मीडियम टर्म 3 साल, लॉन्ग टर्म 5 साल, 6 साल, 10 साल, कि उस समय पे इस कंपनी की अर्निंग इतनी होगी। तो जो पी रेशियो होता है ना वो बताता है। जनरली आपको बोला गया है बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर 60 का पी है, 70 का पी है। तो पी का उल्टा होता है रिटर्न, जो आज की डेट में आप कमा रहे हैं। तो अगर 60 का पी है तो 1/60 आप करोगे तो होगा कुछ, आप कमा रहे हैं 1.67%। मतलब क्यों इन्वेस्ट करना है यार 1.67% पे, इतने कम रिटर्न पे। पर फिर भी लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स खरीद रहे हैं। अडानी तो 300-400 के पी पे है, कुछ कंपनीज, कुछ तो और भी ज़्यादा पी पे है। डेल्टा कॉप कैसीनो रिलेटेड है, उसका पी कुछ 100-150 के ऊपर है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मतलब 100 प्लस है, इतना पता है मेरे को। तो ऐसी कई सारी कंपनीज है जिनके पी बहुत ही अपर साइड पे है। तो क्यों ऐसी कंपनीज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि आप आज का प्रॉफिट नहीं देख रहे, आप फ्यूचर का प्रॉफिट देख रहे हैं। यानी मैं इस कंपनी का प्रॉफिट जब देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में 42 बेस रहेगा कि 5 साल बाद कंपनी क्या कमा रही है लॉन्ग टर्म का, रादर देन आज उसका प्रॉफिट 15 है। मैं सोचूंगा यार आज से 5 साल बाद तो 42 कमाएगी ना, तो उसको दिमाग में रख के मैं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो 5 साल बाद का प्रॉफिट 42 के बेसिस पे अगर मैं ईपीएस निकालूं, तो अब देखिए मैं विदाउट डिस्काउंटिंग आपको बोल रहा हूँ, रफली समझ लीजिए कि 10 शेयर्स है तो आपका ईपीएस 4.2 है। तो कीपिंग इन माइंड 4.2 मैं शेयर का प्राइस निकालूंगा रादर देन 1.5। मान रहा हूँ कि 10 शेयर है, 100 रुपये, 10 रुपये के 10 शेयर। अब आप बोलेंगे सर ये तो थोड़ा इलॉजिकल हो गया ना, 5 साल बाद 42 है ना, मतलब 5 साल बाद का प्रॉफिट के बेसिस पे आज आप शेयर निकाल रहे हो, इस पर 5 साल का कंपाउंडिंग इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं लिया आपने। तो अब 2 या 3 तरीके हैं, या तो आप अर्निंग ले लें, या तो आप फ्री कैश फ्लो ले लें कि कंपनी ने इस बार कितना कैश फ्लो जनरेट किया, आप उसके बेसिस पे वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक ऑफ कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक बोलते हैं आप उसको। आप इन प्रॉफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, उसके बेसिस पे कंपनी का वैल्यू कर लें। एक गॉर्डन्स मॉडल होता है ना, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय के माइनस जी, डिविडेंड मॉडल नहीं, अर्निंग मॉडल बोल रहा हूँ। आप उससे भी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट, यानी डिवाइड बाय 5% हो जाएगा ये कंपनी आज की अर्निंग के बेसिस पे।
एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया, अगर इसका अर्निंग 1.5 है तो इस पे 1 प्लस जी ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी निकाल दें। ये वैल्यू तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा आती है, मतलब ये वैल्यू गलत नहीं होती पर ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आती है कंपेरेटिवली। मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली मेरा टेक्निक बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ देखिए इतने पॉसिबल ऑप्शंस है, आप ये तरीका लगा सकते हैं, आप कैश फ्लो के बेसिस पे निकाल सकते हैं, आप इन सब अर्निंग्स का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कंपनी का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ, मैंने ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग 5 साल का आपको दिखाया है, क्या रेट से डिस्काउंट किया है 15%। 15% क्या रेट है, मार्केट रेट, कौन सा वाला, निफ्टी 15% रिटर्न तो देगा ही, है ना। तो उसको दिमाग में रख के मैंने वैल्यूएशन निकाला। अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल होते जा रहा है, पर हाँ ये तरीका है जिससे एक अंडर वैल्यूड कंपनी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब किया क्या मैंने, यहाँ पे आप देखिए तो ग्रोथ करता गया, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग करके निकाल दिया। हाँ 5 साल बाद अर्निंग 42 होगी। अब आपके हाथ में, आप 3 साल देखना चाहते हैं, 5 साल देखना चाहते हैं, 7 साल देखना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा, आप कितने साल यहाँ पकड़ते हैं। मैं 5 साल पकड़ता हूँ इसलिए मैं उसी को बेस लेके कर रहा हूँ। मैंने उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, यानी आप बोल रहे हैं 42 इलॉजिकल है, पर मैं विजन देख रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद प्रॉफिट 42 होगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू 21 है। देखिए वहाँ पे ऊपर टेबल में आपको दिखेगा 5th ईयर में 42, प्रेजेंट वैल्यू एट 15%, 21, यानी 21 का बेस पकड़ रहा हूँ मैं। आज का प्रॉफिट उनका 15 नहीं देख रहा, मैं प्रॉफिट देख रहा हूँ 21, कि नहीं कंपनी का प्रॉफिट तो 21 है मेरे हिसाब से। जो 6 का प्रॉफिट है वो इनविजिबल प्रॉफिट है ग्रोथ रेट के कारण, जो कंपनी आने वाले 5 साल में कमा लेगी। तो वो तो कंसिडर करना ही पड़ेगा ना मुझे। मुझे जब कोई रिटर्न कमाना है, मैं जब कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं वो चीज़ को भी तो दिमाग में रखता हूँ। आप उसे हिडन गुडविल बोल सकते हैं कि ग्रोथ रेट उनका हिडन गुडविल है, आप उसको जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। टेक्निकली हम इस पर और भी बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। मैं बोल रहा हूँ मेरा टेक्निक 100% फुल प्रूफ नहीं है, पर हाँ इस टेक्निक से मुझे बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए मैं ये टेक्निक यूज़ करता हूँ। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं मिक्स करता हूँ। दिस जस्ट वन ऑफ द वीडियोज़ जो कॉन्सेप्ट मैं करता हूँ, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं हमेशा बेस मानता हूँ, जिसके बिना मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचता ही नहीं हूँ। तो 21 को दिमाग में रख के मैं कंपनी का अर्निंग पकड़ूंगा रैदर देन आज की अर्निंग। तो पहले मैं निकालूंगा 5 साल बाद मुझे क्या लगता है कंपनी क्या खरीद रही है, उसकी क्या कमाएगी, उसका प्रेजेंट वैल्यू। मैंने तो पूरी एक्सेल शीट्स बना रखी है इन सब चीज़ों की, उसके बेसिस पे मैं पूरा करता हूँ। तो अब ये 21, यानी कि ई पी एस 2.1, हमने 10 शेयर्स पकड़े थे, ई पी एस 2.1, 2.1 पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अर्निंग मेरे हिसाब से 15 नहीं है, मेरे हिसाब से 21 है। और मुझे अगर 15% रिटर्न चाहिए कोई भी बिजनेस में, तो क्या होना चाहिए, मेरा 21 अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है, 15 नहीं है रिटर्न ऑन इक्विटी, 21 अगर मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए। रिवर्स टेक्निक, आप लोगों ने वैल्यूएशंस चैप्टर अगर पढ़ा है तो उसके अंदर आपने देखा ही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस 2.1 को डिवाइड करूंगा 15% से एक शेयर की वैल्यू निकालने के लिए, रादर देन 1.5। आप 1.5 को डिवाइड करेंगे तो आप किस पे आ जाएंगे, आप 10 रुपये पे आ जाएंगे। 10 ही रुपये तो बेस वैल्यू थी ना। पर मैं 2.1 को डिवाइड करूंगा 15% से और उसके बेसिस पे वैल्यू निकालूंगा। मेरे हिसाब से इस कंपनी का वैल्यू आ रहा है 14 रुपीज़, यानी आज अगर ये शेयर 10 रुपये में मार्केट में मिल रहा है तो मैं बिल्कुल खरीदूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका प्राइस 14 तक चला जाएगा। 5 साल में तो 100% चला जाएगा, पर इमीडिएट इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि 14 तो मेरे को आने वाले 1 साल में ही दिखना चाहिए, ये अंडर वैल्यूड शेयर है। ठीक है, ये टेक्निक होती है, और नो डाउट ओवर द पीरियड तो ये और बढ़ता चले जाएगा, 14 के ऊपर भी चल जाएगा, क्योंकि 42 तक जाएगी ना अर्निंग। आपका बेस तो 42 होना चाहिए 5 साल बाद, 4.2 डिवाइडेड बाई 15%, जिससे आप शेयर का प्राइस निकालोगे। पर आज की डेट में ये अंडर वैल्यूड है, कीपिंग दिस इन माइंड। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल हो गया, पर कोशिश क्या की मैंने आपको समझाने की कि देखिए मैंने 5 साल बाद का प्रॉफिट निकालने की कोशिश की, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, और मैं उसके बेसिस पे शेयर का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 21 ई पी एस 2.1 डिवाइडेड बाई 15%, क्योंकि मेरे को 15% रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, मुझे खुद पर्सनली मेरी इक्विटी पे 15% रिटर्न चाहिए, तो मैं शेयर के लिए 14 रुपीज़ तक दूंगा। सर ये कितना कंसिस्टेंट है आप जो बोल रहे हैं, हर एक शेयर पे एकदम परफेक्ट नहीं बैठेगा, मेरे केस में ऑलमोस्ट 60 to 70% शेयर्स के लिए एकदम कंसिस्टेंट बैठता है कि एकदम एग्जैक्ट प्राइस मिलता है। निफ्टी 50 में देखेंगे तो थोड़ा ओवर प्राइस दिखता है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज अंडर प्राइस दिखती है, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज, ये सब ओवर प्राइस दिखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है एक्सिस बैंक का, आपको समझाने के लिए, जो आसपास तो आता है प्राइस। देखिए मैं ऐसे कोई शेयर नहीं ले रहा जो बताऊँ आप लोगों को कि देखो ये अंडर प्राइस है, आपने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके सामने नहीं ले रहा हूँ, ये आप लोग खुद आइडेंटिफाई कीजिए इस टेक्निक को जानने के बाद। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये एक्सिस बैंक का, कि एक्सिस की फिलहाल अगर आप अर्निंग देखेंगे मार्च 22 जो ईयर एंड हुआ, तो उनका अर्निंग पर शेयर था 45.99। कैपिटल जो उनका इन्वेस्टेड है, ये मैंने स्क्रीनर से निकाला है लास्ट ईयर मार्च 22 वाला, दैट इज 110 करोर्स, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। दिस इज जस्ट इक्विटी अमाउंट, ठीक है, शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी।
अब बैंक का एग्जांपल लेना कभी कभी थोड़ा गलत होता है, पर ये एग्जैक्ट बैठ रहा था प्राइस रफली आसपास, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी आप उनके पेज पे देखेंगे तो प्रेजेंटली 13% है, पुराना 8% है, मिक्स चल रहा है। TTM 13% है और 5 साल का कंसिस्टेंट कुछ 8 to 9% आता है। मैंने इन बिटवीन 11% लिया है, ठीक है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखना है आपको, पिछले 12 महीने के हिसाब से कितना, या 3 साल 5 साल के हिसाब से कितना, वो आपके हाथ में। ग्रोथ रेट प्रेजेंटली उनका 29% है, प्रेजेंटली नहीं उससे भी ज़्यादा है इनफैक्ट। 3 साल का कुछ 29% है। मैंने 25% लिया है क्योंकि बहुत हायर साइड पे दिखता है ऐसा ग्रोथ रेट, तो मैंने थोड़ा सा कम लिया है ग्रोथ रेट कंपेरेटिवली 25%। थोड़ा सा एडजस्ट किया मैंने, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट मैं करता नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। जो एक्जैक्ट डेटा है मेरे पास मैं वही यूज़ करता हूँ। अब मैंने क्या किया, आज का कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रोथ रेट टू द पावर 4। 5 साल बाद का चाहिए ना, इस साल का 11% हो गया, उसके बाद से ग्रोथ रेट का अफेक्ट आ रहा है, तो वो मेरा निकल रहा है 34,602 करोर्स, ठीक है। अब मैंने इसका प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाला है फिलहाल, मैंने बस इसी को बेस रख के बता दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ उनके एडजस्टमेंट्स कर दिए। अगर आप देखेंगे जो 15% का एडजस्टमेंट है वो मैंने यहाँ कर दिया था। कायदे से मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल बताना चाहिए कि हाँ ये फ्यूचर अर्निंग है, अब इसका प्रेजेंट वैल्यू ले रहा हूँ मैं और प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे शेयर का प्राइस निकाल रहा हूँ। तरीका वही रखना चाहिए था जो मैंने पढ़ाया, पर मैंने थोड़े एडजस्टमेंट यहीं पे कर दिए, इसीलिए मैंने उतना ज़्यादा नहीं किया। क्या है वो अफेक्ट जा रहा है। अगर आप एक्जैक्ट लेंगे 13%, 29%, फिर 15% से रिड्यूस करेंगे, रफली आप यहीं पहुँच जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स जो इनके हैं कुछ 257 करोड़ है जितना मुझे ध्यान में है, हो सकता है कि मैं गलत ऊपर मैंने एग्जैक्ट डिवाइड किया है। EPS कुछ 135 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 134 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मैंने राउंड फिगर में 135 लिख दिया, जिसे अगर मैं डिवाइड बाय 15% करता हूँ, अगर आप अपने कैलकुलेटर पे करते हैं, तो अराउंड 897 आता है। शेयर इज ट्रेडिंग एट अराउंड 850, 900 पे आता है, नीचे आता है, उसी पे चलता रहता है। अब आप बोलोगे सर ये तो अंडर प्राइस एकदम 850 और 897, आप तो एडवाइस कर रहे हैं। मैं तो कुछ एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस आएगा। एग्जैक्ट अंडर प्राइस यानी क्या हो रहा है कि जैसे शेयर अभी ट्रेड हो रहा है 800 रुपये पे और आपके हिसाब से यहाँ पे प्राइस आ रही है एकदम 1200 1300, तो इसका मतलब शेयर बहुत ही अंडर प्राइस है, खरीद लेना चाहिए। ऐसे कई सारे शेयर्स मैंने खरीदे हैं पास में और अच्छा प्रॉफिट कमाया है उन सब के बेसिस पे। ये बेस टेक्निक थी उसे आइडेंटिफाई करने की। मुझे ऐसा लगता है एज अ फाइनेंस अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग अफेक्ट क्या होता है, कोई भी बुक आप पढ़िए किसी की भी, चाहे वो वॉरेन बफेट की हो, चाहे वो सौरभ मुखर्जी की हो, आई बिलीव भरत शाह करके एक है, मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ बोलने में, कभी कभी बहुत मेमोरी थोड़ी ख़राब है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। ऐसी कई सारी बुक्स मैंने पढ़ी है जिन बुक्स में कंपाउंडिंग अफेक्ट के बारे में बताया गया। कंपाउंडिंग अफेक्ट हर एक जन अलग अलग यूज़ करता है, कोई कैश फ्लो पे, कोई अर्निंग्स पे, कोई टर्मिनल कॉन्सेप्ट पे, कोई गॉर्डन्स मॉडल पे, इस पर डिविडेंड पे आउट रेशियो का भी इम्पैक्ट आता है। मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल रख के इसको समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। इस एग्जांपल में यहाँ प्रेजेंट वैल्यू नहीं लिया है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का अफेक्ट मैंने यहाँ कर दिया था। इसीलिए अगर आप एग्जैक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी लेते हैं, एग्जैक्ट ग्रोथ रेट, फिर यहाँ पे डिस्काउंट भी कीजिए 15% से, फिर आप वैल्यू निकालिए, रफली आप यहीं कहीं पहुँचेंगे। आप 800 से 900 के बीच में ही आएगी एक्सिस बैंक की वैल्यू, जो कॉन्सेप्ट में मैं कर रहा हूँ। आप चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरी ईयर प्रॉफिट्स कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरी ईयर कैश फ्लो कर सकते हैं, टर्मिनल वैल्यू कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि आज का प्रॉफिट इतना है तो लॉन्ग टर्म में यही रहेगा। गॉर्डन्स मॉडल जैसे आप बोलते हैं कि माइनस जी से डिस्काउंट कर दिया, उससे बहुत हायर साइड प्राइस आता है, इसलिए मैं वो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करता। तो ये एक तरीका है जो आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल है, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना अगर आप करेंगे कम से कम, तब जाके तो आप अंडर वैल्यूड शेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे। ईजी होता तो हर एक जन कर लेता। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। बेस्ड ऑन द ये वीडियो को कैसे व्यूज़ आते हैं, क्या आते हैं, आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लेके आएंगे। सिंपल टेक्निक, ट्रिकी टेक्निक, सारे के सारे डिपेंड करता है किस तरह का रिस्पॉन्स है उसके ऊपर। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।